सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सी पैक के फ्री जोन का फेज़ 2 उसका आगाज़, इमरान खान गवादर जाते हैं और वहां जाकर इफ्तिताह करते हैं। इसी दौरान में वहां पर आसिम सलीम बाजवा भी ये बता रहे हैं कि दुश्मनों के निशाने पर है सी पैक, खटकता है सी पैक दुश्मनों को, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है और इसको वो रोकना चाहते हैं। आपने देखा कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मुईद यूसुफ जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा, उनके साथ आईजी भी थे और इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी भी, कि भारत मुलव्वस है। रॉ बाकायदा रॉ के एजेंट्स ने लाहौर में जौहर टाउन में धमाका करवाया, ताने बाने सारे रॉ से मिलते हैं। इसके सबूत भी पाकिस्तान के पास हैं और ये भी कहा जा रहा है कि FATF में मामला उठाया जाएगा। इसी तरह से आप देखिए कि वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कीम शुरू की जा चुकी है पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशतगर्दी करने के लिए। अब एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत दबाव में फिर से लाने की कोशिशें हैं। PDM फिर से मुतहरिक है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस आ रहे हैं, वहाँ के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हर किसी की कोशिश है कि जनाब सियासी तौर पर वहाँ पर जीता जा सके। स्वात में PDM ने अभी जलसा भी किया और उसके बाद फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हम तो निकाल कर छोड़ेंगे इमरान खान को, ये हुकूमत हम नहीं चलने देंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी घबराओ और इस हुकूमत को भगाओ। तो अब ये किस तरह से निपटा जाएगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई थी और उसमें तो लगा था कि सब एक पेज पर है, लेकिन सियासी तौर पर जब खिलाफ रहेंगे तो क्या मिलकर दुश्मनों से, बाहर के दुश्मनों से और जिनके एजेंट्स यहाँ मुल्क में बैठे हैं उनसे लड़ा जा सकेगा? आज पहले इसी पर बात होगी। असद खरल बाबर डोगर मेरे साथ है। असद खरल साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह हम बात कर रहे थे, बाबर डोगर साहब ने भी, आपने भी कहा कि जी नाम क्यों नहीं लिया जाता, नाम लें, वाज़ेह तौर पर कहें। उस वक्त वज़ीर आला थे, कह रहे थे जी दुश्मन मुल्क की एजेंसी मुलव्वस है, दुश्मन मुल्क है, उन्होंने ये करवाया है। तो अब तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें तो नाम ले दिया गया, एक एक चीज़ बता दी गई, पैसे किस मुल्क के थ्रू आ रहे हैं और किस तरह से गाड़ी तैयार की गई। अफगान मुहाजिर है जिसने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखा हुआ, उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर बारूदी मवाद लगाया, सब कुछ वाज़ेह है। और वो किस तरह से ये जो शख्स बाहर जाता था पीटर पॉल, और इसके थ्रू फिर सारा कुछ मैनेज किया गया। तो क्या अब FATF में मामला उठाया जाएगा तो उसके बाद वाकई ये जितने ममालिक हैं ये भारत से भी उसी तरह सवाल करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान से करते आए? देखिए, बाकी ममालिक का क्या होता है रिस्पॉन्स या नहीं होता, पहले तो हमें अपना केस मजबूत करना चाहिए। और ये इत्तेफाक से हमें फिर एक बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिला है और बड़ी एक पेशरफ्त है, अहम एक, जिस तरीके से पहले गुज़श्ता साल अगर बात की जाए तो एक डोजियर दिया गया था, उसके अंदर भी भारत की जो टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, उसकी दहशतगर्दी के जो मनसूबे हैं, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात थी। किस तरह भारत का सफारतखाना पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस है, किस तरह एक तीसरा मुल्क उसके अंदर इन्वॉल्व है, किस तरह फिनंशियल उसके सारे बैंक डिटेल्स थी, किन किन एजेंट्स के ज़रिए, किन किन लोगों के ज़रिए किस किस तरह नेटवर्क जो है काम कर रहे थे, उसमें पूरी तफसीलात बताई गई थी। अब मामला ये है जो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी थे और वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मशीर जो डॉक्टर मोईद जो है वो भी शामिल थे और IG साहब। इसके हवाले से पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर उसने जब तक सारी चीज़ें सामने एक एक चीज़ जो है वो उनके पास नहीं आ गई, उस वक्त तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब मामला ये है जो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी थे और वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मशीर जो डॉक्टर मोईद जो है वो भी शामिल थे और IG साहब। इसके हवाले से पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर उसने जब तक सारी चीज़ें सामने एक एक चीज़ जो है वो उनके पास नहीं आ गई, उस वक्त तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब मामला ये है कि इनिशियली आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो है लिंकेज मिल गए थे, लेकिन उसके बावजूद बाज़ाब्ता इसको उन्होंने कल अनाउंस किया है और उसके अंदर जो बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी जो शनाख्ती कार्ड है, ईद गोल जो है अफ़गान महाजिर है, उसने बनाया अपनी बीवी के साथ, जो मिलकर गाड़ी तैयार की, और पीटर पॉल और ज़ियाउल्लाह समेत जो तमाम ये मुलज़म पकड़े गए और इसी दिन पाकिस्तान पर साइबर हमले भी हुए।
अब मामला ये है कि ये 23 जून को मामला हुआ, ये जो जौहर टाउन के अंदर धमाका हुआ। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो रकम भिजवाई गई जिन बैंकों के ज़रिए, वो रकम की तफसीलात मौजूद हैं। इस वाक़े के तमाम ताने बाने जो हिंदुस्तान की जानब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप से मिलते हैं, और मास्टर माइंड जो है भारतीय शहरी है, जिसका खुफिया एजेंसी राज से तल्लक है, और ये भारत में राज पजीर है। ये नाम जाली नाम से काम कर रहा था, और इसकी असल शनाख्त भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि इसलिए जब असल शनाख्त आप बताएंगे तो अगले बंदे अलर्ट हो जाते हैं। लिहाजा इसलिए उसकी जानबूझकर पाकिस्तानी इदारों ने या हुकाम ने उसकी शनाख्त छुपाई है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें सारे नेक्सिस आ चुके हैं। फिर इसके बाद ये सारी आगे चीज़ें हो रही हैं, और इसमें बड़ी डिटेल से बताया गया है कि ये जो 5 लोगों ने ये कार्रवाई की, इसमें अमली जामा पहनाया। इसमें कराची का रहने वाला 55 साला पाकिस्तानी पीटर पाल जो है, जो ज़्यादा अरसा बैरून मुल्क रहा, इसके बाहर भी राब्ते रहे। इसने गाड़ी का इंतज़ाम किया। ये गाड़ी 2010 में छीनी गई, जबकि बारजा स्पुरदारी पर दी गई। इस वाक़े के बाद तहरीक जो हुई तो पता चला कि बाहर से होने वाली जो कॉल्स हैं और व्हाट्सएप की तफसीलात अफ़गान शहरी ईद गुल तक पहुँचे, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से अफ़गान माजर के तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। अब इस गाड़ी में बरूद रखा, गाड़ी तैयार की, इसकी बेगम भी इसकी मददगार थी। लाहौर में इस वाक़े से कबल इन्होंने मुकम्मल रायकी की। 21 जून को इस गाड़ी पर इस पूरे इलाके में घूमते रहे। 22 जून को बरक्शे पर दोबारा यह रायकी करते रहे, और ईद गुल ने अपनी जो सारी यानी उम्र पंजाब में गुजारी और बेहतरीन पंजाबी बोलता है। और 23 जून को वो इस्लामाबाद से बजरिया मोटरवे ये गाड़ी लेकर आया, और ये सारा जो 4:30 बजे के इस गाड़ी धमाका के इलाका के ज़ेर तमीर घर के सामने खड़ी की। यहाँ चूँकि पुलिस चौकी थी, उन्होंने आगे रजिस्ट किया, और ये 20 किलो इसके अंदर धमाका के बाद। अब ये मामला जो है आप अंदाज़ा लगा लें, ये उस वक़्त मामला हुआ जब फाटिफ का इजलास जारी था, ठीक, और दहशतगर्दी करके पाकिस्तान के अंदर उल्टा पाकिस्तान को बदनाम करना, और ये जाहिर करना कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान एक इंतशार पसंदी है वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गई, लिहाजा इसलिए अपने मुल्क के खिलाफ भी पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। तो साबर ये हुआ कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग पाकिस्तानी नहीं करवा रहा, बल्कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसके वाज़ेह और ठोस शवाहिद मिल गए हैं भारत के खिलाफ। अच्छा, अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये कह रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी, कि वज़ीर आज़म फाटिफ के अंदर ये मामला उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को हमें लेकर जाना चाहिए, और हमारा नाम तो ग्रे लिस्ट में भी जबरदस्ती डाला गया है। हमारा नाम तो लेकिन भारत का नाम तो ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए। एक अजीब बात यह है कि जब ये FATF के हवाले से ये बात की गई कि भारत का रिव्यू कब होगा, तो बाबर डॉक्टर साहब वहाँ पर जो इसकी सरबराही कर रहे हैं साहब, उन्होंने जवाब दिया इस सवाल का कि जी वो वबा की वजह से लेट हो रहा है, रिव्यू होना है भारत का, वबा की वजह से लेट हो रहा है, तो वो पता नहीं कब होगा, भारत की बारी कब आएगी। लेकिन ये सबूत आ गए हैं। ऊपर से वज़ीर दाखिला कह रहे हैं जी बैनुल-अक़वामी स्कीम के तहत मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान को पता चल चुकी हैं। अभी आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी कहा कि CPAC को खतरा है, तो ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। अब इनसे किस तरह बचा जाए? पाकिस्तान डोसियर दे चुका, अब FATF में मामला उठा रहा है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है? उसामा साहब, भारत पाकिस्तानी कबूतर भारत में पकड़ा जाए तो वो UNO की तरफ भाग जाता है कि जनाब ये देखें पाकिस्तान हमें दहशतगर्दी कर रहा है। बेतहाशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए गए, कोई एक सबूत भारत के पास नहीं था। सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, वो स्टेट जहाँ पर 42,000 लोग खुद दहशतगर्दी का निशाना बने। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ गुलभूषण यादव, कोई सबूत की बात नहीं मैं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, एक सर्विंग कर्नल पकड़ा जाता है, लेकिन हमारी वो हुकूमत खामोशी से बैठी रहती है। वो सारा नेटवर्क जो है डिस्क्लोज हो जाता है, सारा नेटवर्क एक्सपोज हो जाता है, सारी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाती है। किस तरह से भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह से भारत कराची में दहशतगर्दी कर रहा है। गुलभूषण यादव एक एक डॉट, एक एक कनेक्ट जो है वो बता देता है कि ना इस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेशर्मों की तरह बैठी हुई थी, और वो इसको ना UNO लेके गई, ना FATF में लेके गई, ना कहीं उन्होंने ये जानने की जहमत की कि हमारे पास तो सर्विंग कर्नल पकड़ा गया, लेकिन हम खामोश रहे। अब ये जो जौहर टाउन का वाक़या हुआ है, इसमें सारे डॉट कनेक्ट हो चुके हैं कि किस तरह से दुबई से ये जो पीटर पॉल था ये वहाँ पर जेल में था, किस तरह से दुबई भारत मुंबई का अंडर माफिया जो है, अंडर माफिया नहीं है वो ISI के वो सॉरी वो रॉ के एजेंट हैं, वो रॉ है,
जो उसको वहाँ से निकलवाती है, उसको वहाँ पे ट्रेनिंग देती है, यहाँ भेजती है। ईद गुल जो है वो उनका बंदा है, उसको भेजती है। किस तरह से जोहर टाउन में ये धमाका किया जाता है और प्राइम टारगेट क्या था, सारे डॉट कनेक्टेड हैं। कराची में चाइनीज़ एम्बेसी पर हमला होता है, सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं, पता चलता है उसके पीछे भारत है। भारत मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, मुसलसल हमारे लोगों को मार रहा है। यहाँ पर जो चाइनीज़ एम्बेसीज को टारगेट कर रहा है, चाइनीज़ को टारगेट कर रहा है, CPAC को टारगेट कर रहा है, लेकिन हम खामोशी से तमाशा देखते रहते हैं। समझा, यही सोचता है, यही कौम चाहती है कि भारत जो है उसका असल मकरू चेहरा जो है, दहशतगर्द मुल्क का जो चेहरा है, उसको बेनकाब किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि ये दहशतगर्द है, सारी दुनिया में ये दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, भारत के अंदर दहशतगर्दी की जा रही है, वहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर पर टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में लोगों को टारगेट किया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, यहाँ पर लोगों को पैसा भिजवाया जा रहा है। और इस सारे स्टेप में अब फैटफ क्या करेगी? फैटफ के सामने जब सारे सबूत आएंगे तो सारी चीज़ें पाकिस्तान रखेगा, तो उसमें कोई फैसला लेना पड़ेगा। ये कोरोना शुरोना कितनी देर तक चलेगा? तो मसला ये है कि जब तक हम अपना केस आगे लेके जाएंगे नहीं, हम अपना केस इफेक्टिवली लड़ेंगे नहीं, तो उस वक्त फैटफ को हम कैसे ब्लेम दे सकते हैं? पहले केस तो लेके जाए, जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है उसको सारी दुनिया में एक्सपोज करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मैं तो इसको वेलकम करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। बिल्कुल हमें भारत को एक्सपोज करना चाहिए, हमें सारी दुनिया को ये बताना चाहिए, सारी एम्बेसीज को ये काम करना चाहिए। भारत जो था वो डिसइंफो लैब के जरिए से सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, जाली डॉक्यूमेंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ बना कर सारी दुनिया को दिखाता रहा। तो हमें भी ये करना चाहिए। हम तो कोई जाली चीज़ें नहीं दिखा रहे, हम तो विक्टिम है, हम पर तो असल में जुल्म किया, भारत ने जुल्म किया और इसको एक्सपोज करना चाहिए, इसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अगर दुनिया नहीं डालती तो फिर फैटफ को भी बेनकाब करना चाहिए कि ये जो अदारा ये भी जाली अदारा है, ये सिर्फ उन ममालिक को टारगेट करता है जिसको पीछे कोई अमेरिका या भारत या कोई लॉबी जो है जो चाह रही है। अदरवाइज ये एक झूठ है, फ्रॉड है और इसको ख़त्म होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर फैटफ भारत के खिलाफ तब भी नहीं जाता तो फिर हमें दुनिया को बताना चाहिए फैटफ की हकीकत के भी हम नहीं इसको मानते, ये फ्रॉड है। तो सामा साहब जी, लेकिन मोहित यूसुफ ने यह भी कहा कि जी हम बैक चैनल जो भी राब्ते वगैरह थे वो ख़त्म कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त पॉलिसी है? कहीं ना कहीं तो एंगेज करना पड़ता है, चाहे आपका दुश्मन भी हो। अब भारत के साथ पहले ही कोई ताल्लुकात नहीं रखे हुए, देखिए सामा साहब एक मिनट मेरी बात सुने। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ ये खबरें आती कि बैक चैनल पे हम उसके साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है वो इस तरह के इकदाम ले रहे हैं जिससे भारत के साथ दूरियां ख़त्म हो सकें। फिर इस तरह की चीज़ों से ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो डेस्परेट है भारत के करीब होने के लिए। कोई इसमें चाहे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाए, चाहे वो हमारे लोगों को मारे, चाहे वो हमारा माशी कत्ल करने की कोशिश करे, चाहे वो हमें दुनिया में बदनाम करे, चाहे वो कश्मीरियों पे जुल्म और सितम करे, चाहे वो इंडिया में मुसलमानों का कत्लेआम करे, लेकिन इसके बावजूद हम भारत से डिप्लोमेसी चाहते हैं। ये पाकिस्तान की कमज़ोरी शो करता है, ये शो करता है कि शायद हम भारत से ताल्लुकात के लिए मरे जा रहे हैं। तो सामा साहब, जब भारत खुले आम दहशतगर्दी कर रहा है तो फिर भारत को ले ऑफ, भाई हमसे दूर हो, परे रहो, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। तो सब मतलब ये बिल्कुल सही पॉलिसी है। मैं तो ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम यही पॉलिसी चाहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाहता है तो फिर कश्मीर पे उसका स्टेटस वापस करे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है उस पर माफ़ी मांगे, सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांगे और उसके बाद फिर उसके साथ ताल्लुकात शुरू किए जाएं। ये नहीं है कि एक तरफ वो हमारे लोग मारे, हमें बदनाम करे, हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, कश्मीर में जुल्म सितम करे और हम उसके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगे हों। तो फिर मेरा मतलब है कि पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ना कश्मीरी रहेंगे। अच्छा, अगली खबर जो है वो है PDM दोबारा से सरगर्म हो गई है, एक्टिव हो गई है और फजलुर रहमान साहब ने फिर कह दिया है। वो लगा था कि शायद अब थोड़ा ठंडा पड़ गया काम, लेकिन फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हर सूरत इस हुकूमत को निकाल कर छोड़ना है। शहबाज शरीफ ने भी हाँ में हाँ मिला दिए, लेकिन मरियम साहिबा गायब थी, ये हाईलाइट था। और फिर सोशल मीडिया पर बातें होने लगी, मैम आप कहाँ हैं, मैम आप क्यों नहीं आई, आपके बगैर तो ये जलसा उस तरह से हुआ ही नहीं। तो असद खरल साहब, ये एक तो बारिश हो गई वहाँ पर, उसका मसला, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद में लोग तो इकट्ठे हो गए।
देखिए, एक तो ये है कि इस तरह के जो पब्लिक गैदरिंग के अंदर अवाम को गुमराह करना, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, शहबाज शरीफ की तरह, उनकी भी सेहत मेरा ख्याल इस तरह ही है कि वैसे तो उनकी सेहत बहुत ख़राब होती है, जिस तरह खबरें आ रही थी कि बड़े अलील है, लेकिन जब वो जाहो जलाल हम देख रहे थे स्टेज पर, वहाँ पे तो इस तरह की कोई उनके चेहरे पे या खद्दो खाल या उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अचानक से सेहतयाब होकर वापस आए। तो अब मौलाना साहब ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे गए थे, पाकिस्तान से जो फ़िज़ाई जो है यानी एक्सेस है वो मांगी गई, तो वो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हुकूमत ने दे दी। मुझे ये बताएं कि इस तरह की जब बातें आप करेंगे तो इससे आप मुल्क की कम अज़ कम सियासत जो है आप लोकल इशू पे करें, आप महंगाई पे करें, आप गुर्बत पे करें, आप बेरोज़गारी पे करें, आप ऐसी चीज़ों पे करें, आपका बनता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जहाँ पे मुल्क की खुद मुख्तारती, आपकी सॉवरेनिटी, आपकी इंटेग्रिटी मुल्क की जो है उसकी सालमियत जो है उस हवाले से आप क्वेश्चन खड़े कर देते हैं, आप अपनी हुकूमत को, अपने मुल्क को, अपनी रियासत को कटहरे में खड़ा कर देते हैं और उसका एक किरदार मशकूक बना के पेश कर देते हैं। अब दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी? एक रियासत हमारी, एक उसकी पॉलिसी वाज़ेह है, वज़ीर आज़म कह चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा कह चुके हैं, लेकिन एक बंदा जो है एक पार्टी का सरबराह है और वो कह रहा था जनाब ये तो सब झूठ बोल रही है कौम और से ये हुकूमत, जबकि ये बात तो हो चुकी। इसके बाद यहाँ पे गालबन को पीपल्स पार्टी जो है उसकी भी पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई। मरियम साहिबा नहीं गई क्योंकि मरियम साहिबा का और शहबाज शरीफ का यही फड्डा है, जहाँ शहबाज शरीफ साहब जाएंगे मरियम साहिबा अवॉइड करती हैं, और जहाँ मरियम साहिबा अगर जाना चाहेंगी या अगर जाने की वो इरादा रखेंगी तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे। ये बेसिकली इसको पीडीएम नहीं कहेंगे, अभी तक जो पीडीएम में तो नून लीग की वापसी नहीं हुई, नून लीग की ना पीपल्स पार्टी की ना एएनपी की पीडीएम के अंदर वापसी नहीं हुई। पीडीएम तो अभी बिखरी पड़ी है। ये बेसिकली एक 2-3 जमातें जो हैं उनका एक जलसा था, इसमें JUIF थी और नून लीग थी, 2 बड़ी जमातें मसलन उसमें शामिल थी, ज़्यादा जो जिनके लोग तोड़ थे, तो 2 जमातों का एक 2 जमाती जलसा था। तो वहाँ पे जिस तरह अब शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, बेसिकली ये जितना भी टारगेट हो रहा है इसके अंदर हुकूमत और मौजूदा हुकूमत उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा क्या है? यहाँ पे एक तो होता है ना, ये कंपेन की जाती है, ड्राइव की जाती है, प्रोटेस्ट किया जाता है, उसका एक पर्पज़ होता है। अब ना तो हुकूमत गिराने की कोई बात कर रहा है, ना मिड टर्म इलेक्शन की कोई बात कर रहा है, ना वहाँ पे गुर्बत की बात हुई, ना महंगाई की बात हुई, ना बेरोज़गारी की बात हुई, कोई जो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे नहीं हुई। सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग की गई है। मौलाना साहब ने एक चार्जशीट बना के दे दी। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो इस दौर के अंदर तारीखी जो है महंगाई है, इससे पहले कभी ये इस तरह के हालात नहीं थे। तो लेकिन ये को होता है ना, अपोजिशन का कोई गोल होता है कि को हुकूमत गिरानी है, अर्ली इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि मिड टर्म तो अब गुजर गया टाइम। वहाँ इस तरह की बात नहीं हो रही। आगे कश्मीर का मामला है, कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपको जब से नवाज शरीफ साहब ने कहा है, और इस दौरान अब नवाज शरीफ साहब के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के और शहबाज शरीफ साहब के आपस में काफ़ी राब्ते हो रहे हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो गेम से आउट है। अच्छा। नून लीग का एक फैक्शन जो है जो कि बहुत ज़्यादा एसोसिएट था, अटैच था मौलाना फजलुर रहमान साहब से, पीपल्स पार्टी से, वो साइडलाइन हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब जो आपको पता है फजलुर रहमान साहब को बिल्कुल वो पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जिस तरह हमने देखा कि कौमी सलामती की मीटिंग के अंदर यानी शहबाज शरीफ साहब ग्रुप और JUIF के लोग जो हैं उन्होंने बड़ी प्रो एस्टेब्लिशमेंट बातें की हैं, बड़ी उन्होंने तारीफ़ें की हैं, आर्मी चीफ की, DGISI की, और उन्होंने अपनी मुकम्मल उनको हर तरीके से उनका जी हम आपको तावन जो है हमारी तरफ से आपको मिलेगा। तो मामला ये है कि ये एक ग्रुप ऐसा है जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट इसको कहेंगे, एक अच्छी बात है, वो एक इस दफा मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है बाबर साहब। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के अंदर 2 धड़े, पीपल्स पार्टी के इसके अंदर शामिल ना होना, ANP का वहां पे ना जाना, तो ये अब बिखरी हुई एक अपोजिशन है, अभी स्कैटर्ड है। तो इससे क्या हुकूमत को थ्रेट हो सकता है? मैं तो नहीं समझता कोई ये थ्रेट बन सकता है। अच्छा, थ्रेट आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जिस तरह बाबर डोगर साहब कि फिर से ये कोशिश हो रही है, मतलब कम से कम नारे तो लग रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का वहाँ पर जाना और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं अब हुई,
ये एक हाईलाइट है। पहली दफ़ा शायद पीडीएम में हुआ है कि फजलुर रहमान साहब ने कोई बात नहीं की, और ना ही कोई लॉन्ग मार्च की या इस्तीफ़ों की, अब किसी तरह का उस तरह का कोई इशारा भी नहीं हो। लगता है शहबाज शरीफ साहब का पीडीएम में आना, मरीम का ना होना, ये भी वाज़ेह है कि अब इस तरह के मामला तो नहीं होंगे। दूसरी तरफ बड़ी दिलचस्प बात जो सोशल मीडिया पर भी देखी गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी हम तो माहिर हैं, हम इलेक्शन रिगिंग के माहिर हैं, हमें पता है इलेक्शन रिगिंग कैसे होती है, हम करवाते रहे हैं, हमें सब पता है। और ये मालिक साहब को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए सब बात की है, उनके साथ पूरा प्रोग्राम है उनका। लेकिन साथ ये भी कह देते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है, ये भी शाहिद खान अब्बासी का बयान है। तो ये हो क्या रहा है, अब कोई डायरेक्शन नहीं इनको समझ आ रही, क्या करें, तो खुद कुछ हमले ही करते चले जा रहे हैं। उसामा साहब, जहाँ तक उन्होंने कहा ना कि हम तो रिगिंग के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान में रिगिंग को इंट्रोड्यूस कराने वाले ही ये लोग हैं। तो आप 1985 से स्टार्ट हो जाएं, 85, 88, 90, 93, 97, उसके बाद 2008, उसके बाद 2013, तो सारा यही की है। इनके सेलेक्टर के साथ मिलके गवर्नमेंट इलेक्शन जीते और गवर्नमेंट बना ली, सेलेक्टर के साथ मिलके इलेक्शन जीते और गवर्नमेंट बना ली। 2013 में जो नवाज शरीफ साहब तकरीर करते की, जो अभी इलेक्शन रिजल्ट आ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जनाब मैं ये कहता हूं कि हमें इतनी मेजोरिटी दी जाए कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े इलेक्शन हुकूमत बनाने के लिए। 11 बजे ये मेरा मतलब है कि ये किसको इशारा कर रहे थे, किसको कह रहे थे? इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये किसको कह रहे थे कि हमें इतनी मेजोरिटी मिल जाए कि हमें किसी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाए, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े? किसको ये मैसेज दे रहे थे? सबको पता है कि किसको मैसेज दे रहे थे, किसको ये बता रहे थे कि जनाब हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए हर सूरत में। तो समझा इस चीज़ में तो शाहिद खान भाई साहब बिल्कुल ठीक है कि ये पाकिस्तान में अगर रिगिंग मास्टर कोई हैं तो वो यही हैं, ये सारी उम्र यही काम करते रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात यह है कि वो ये मुझे एक बात बताएं, नून लीग में कौन सा ऐसा बंदा है जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश कर रहा है? कौन सा ऐसा बंदा है जो एस्टेब्लिशमेंट को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जनाब मैं भी एक ऑप्शन हूँ, मुझे भी एक ऑप्शन के तौर पे लिया जाए? कौन सा एक बंदा है जो पार्लिमानी सियासत में शरीफ ख़ानदान के, कौन सा बंदा है जो सियासत में इन है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो अपोजिशन लीडर है, जो उसका बेटा भी सियासत में है, तो वही ट्राई कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको, वो इमरान खान जो है वो उसकी ज़रूरत है। तो इसका मतलब है वो इशारा करें कि भाई ये जो शहबाज शरीफ का ऑप्शन है ये ना लेना, ये तुम दोनों ठीक हो, हमें एक्सेप्टेबल है, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो नून लीग के अंदर रिफ्त तो स्टार्ट हो चुकी है। जैसा खैर साहब ने कहा कल पीडीएम थी, उसमें मरियम नहीं गई। अब मरियम ने अपने बाप पे प्रेशर डाला, शहबाज शरीफ को मजबूर किया कि जनाब तुमने कश्मीर नहीं जाना, मरियम जाएगी। ये नवाज शरीफ ने ये जानबूझ के कहा कि जी शहबाज शरीफ और मरियम चलाएंगे, जबकि असल हकीकत ये कि मरियम ही चलाएगी। नहीं तो फिर स्वाद जलसे में क्यों नहीं थी, फिर यहाँ भी जाती है, उनको क्यों रोका? फिर इधर जाने से पीडीएम के स्वाद जलसे में बयानिया नवाज शरीफ का नहीं चल रहा, बयानिया अब बयानिया और चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, एक तरफ तो उन्होंने नेशनल असम्बली में पार्लिमानी ग्रुप बनाया, वहाँ पर फिर पार्टी के साथ इख्तिलाफात हो गए और फिर पार्टी जो है वो पीछे हट गई। अब वहाँ पर फिलहाल तो फिर पार्टी जब आएगी, लेकिन अब पीडीएम और जो नेशनल असम्बली में पार्लिमानी ग्रुप है उन दोनों की हैसियत बराबर होगी। वहाँ भी माइनस पे पार्टी है, इधर भी माइनस पे पार्टी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शहबाज शरीफ के होते हुए नून लीग और पे पार्टी इकट्ठे नहीं चल सकते, तो आपने देख लिए। तो वहाँ पर खलसा कह रहे कि पीपल पार्टी को ना पीडीएम में होगी, ना ही वो जो जॉइंट अपोजिशन होगी उसमें भी पार्टी होगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा। और शहबाज शरीफ जो है वो सोलो फ्लाइट चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि एक करम उन पे हो जाए किस तरीके से। और ये जो बयानिया है, अगर वहाँ पे मरियम आती तो फिर बयानिया चला जाता, तो वो बयानिया को अपने हाथ में रखना। न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन। अब पता चला। अब पता चला। सबकी नज़रें अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस पर लगी हुई हैं। 25 जुलाई को इलेक्शन होने हैं, जोर लगाया जा रहा है, और इमरान खान साहब ने शेख रशीद को टास्क दे दिया हुआ है कि सारे इलेक्शन को उन्होंने देखना है। और शेख रशीद साहब एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, जलसों से खिताब भी कर रहे हैं। इसी दौरान तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने एक ऑडियो टेप शेयर की है
और उसमें मुबैना तौर पर शेख रशीद साहब किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि जी आप जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाए, लेकिन वो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है नहीं जी हम तो नून लीग के साथ हैं या शेर के साथ हैं, तो इस तरह की बात। जबकि शेख रशीद ने कह दिया जी बिल्कुल मैं ही ये कर रहा था। तो तलाल चौधरी ने तंज़ किया कि जी आप तो कहते थे कि नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। बहरहाल कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि तहरीक इंसाफ मजबूत हो रही है, नून लीग की हुकूमत है रही है आज़ाद कश्मीर में। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सूरत हाल थी, जिसकी विफाक में हुकूमत है उसी की गिलगित बल्तिस्तान में चलती आ रही थी। पहले पीपल्स पार्टी के पास थी, फिर नून लीग की बारी आ गई और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। अच्छा असद खरल साहब, ये जो शेख रशीद साहब को आगे किया, आपका ख्याल है कि ये अच्छा एक इमरान खान ने कदम उठाया कि शेख रशीद साहब को कहा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ के लिए भी वो इस वाले से काम करें, और ये स्टेप का आना ये कितना बड़ा स्कैंडल है? शेख रशीद आपको पता है वो कश्मीरी हैं। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों से उनका चूँकि पिंडी और वो सारा इलाका और उनका एक पुराने सियासतदान है, अली गंडापुर भी हैं आपको पता है, लेकिन उनको वज़ीर तो बनाया गया वहाँ का, लेकिन इतने अमूर जो शेख रशीद साहब जानते हैं जिस तरह उनके रवाबत है, तो शेख रशीद साहब की बज़ाहिर पार्टी तो अपनी है, लेकिन ज़ाहिर बात है खिलाड़ी तो इमरान खान के ही हैं, तो वो अपनी पार्टी के लिए तो नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको टास्क दिया गया। अब ये जो ऑडियो टेप, ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ें तो एक रूटीन की चीज़ें हैं, कन्वेंस तो करेंगे, पीटीआई के लोग भी करेंगे, नून लीग के भी करेंगे, दूसरे को पार्टी के भी करेंगे, कन्विंस भी किया जाता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदा जिससे आप वोट मांगे वो आपको वोट दे, जो आपका ऑलरेडी वोटर सपोर्टर है उसको फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको वोट नहीं दे रहा है, जो टफ कैंडिडेट है, उसके लिए शेख रशीद साहब जो है करेंगे ना कोशिश कि ताकि उनको भी अपनी पीटीआई की तरफ लाया जाए। अच्छा, वैसे कई लोग आ रहे हैं, पहले ही कई लोग तहरीक इंसाफ में कोई ना कोई शामिल हो रहा है, कोई नून लीग से आ रहा है, कभी कोई और। अब दूसरा मामला ये है कि दो लोग हवा का रुख देखते हैं और हमेशा जारी बात है मरकज़ की तरफ देखा जाता है। मरकज़ में जिस हुकूमत में माजी में तो हमने यही प्रेसिडेंट देखी है, ज़्यादातर तो इस तरह ही होता है कि मरकज़ में जिस पार्टी की हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी उसी पार्टी की बनती है। उसके लिए मरकज़ के रिसोर्सेज भी होते हैं, वसाइल भी होते हैं, इदारों का दबाव भी होता है अपने, और अगले आने वाले जो लोग हैं वो भी देख रहे होते हैं कि जो मरकज़ पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद की हुकूमत है उसके साथ हम अगर होंगे तो हमें फ़ायदा है, वरना अपोजिशन में रह के क्या मिलेगा उनको। तो एक तो ये मामला है। दूसरा अब मामला ये है कि मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ दोनों चलाएंगे। तो अब खबरें आ रही हैं कि 8 जुलाई से मरियम साहिबा जो हैं वो कैंपेन वहाँ पे शुरू कर रही हैं। शहबाज शरीफ का दौरा जो है ना, उसका शेड्यूल जो है गूम का शिकार है, वो शेड्यूल कब जारी होना है। शहबाज शरीफ साहब पतली गली से निकलते हैं आपको दिखाई देंगे वहाँ पे। शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं लग रहा अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। हाँ, अगर मरियम साहबा खिताब नहीं करेंगी वहाँ पे, तो फिर अगर श्योरिटी इस चीज़ की दी जाएगी भाई साहब की जानब से और मरियम साहबा की वो गारंटी दे देंगे, क्योंकि कई जगह पे नवाज शरीफ साहब बेच हंस के दिखा देते हैं या वो कह देते हैं जी मैंने तो कोशिश की थी लेकिन वो मेरी बात उन्होंने मानी नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इसलिए तो वो पूरी तरह जब उनको श्योरिटी अगर होगी, उनको लगेगा कि वाकई भाई साहब की बातों पर नहीं वो जाएंगे, उनको पता है कि अगर उन्होंने कह दिया नहीं जाएंगे दूसरे जलसे में वो नमूदार हो जाएं। तो शहबाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि कंपैरिजन हो जलसे का, क्योंकि फिर वो होगा कि शहबाज शरीफ के जलसे में इतने लोग आए थे और मरियम साहबा के जलसे में इतने लोग आए थे। शहबाज शरीफ साहब कार्नर मीटिंग वगैरह लोगों के जो हैं वहाँ पे उस तरह से कर लेंगे, वरना कमर दर्द का बहाना तो है ही उनके पास पुराना, वो तो बना ही लेंगे। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कब जाते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। मरियम साहबा इकट्ठे तो खुद ही नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि ये इकट्ठे कुछ बजाय ना अलग-अलग आपने जाना है। अच्छा बाबडोगर साहब, ये कैसी स्ट्रेटजी है ये दोनों का वहाँ पर उतरना और अलग अलग जलसे करना, क्योंकि लग रहा है कि दोनों का शेड्यूल अलग अलग आ रहा है। इससे क्या नून लीग की पोजीशन बेहतर होगी या ख़राब होगी? उसामा साहब, शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की कैंपेन खुद चलाना चाह रहे थे, सोलो कैंपेन चलाना चाह रहे थे और वो किसी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि मरियम जो है वहाँ जाकर जलसे करें। इस सिलसिले में उन्होंने अपना शेड्यूल भी बनवा लिया था। बाद में मरियम ने नवाज शरीफ के ज़रिए से उन पर प्रेशर डलवाया। 4 फ़ोन किए, 4 फ़ोन नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को किए कि मरियम को भी इस कैंपेन में अपने साथ रखो, मरियम को भी इस कैंपेन में अपने साथ रखो। 4 दफ़ा फ़ोन पे इस वाले से बात हुई और आखिरकार नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पे प्रेशर डालकर इस चीज़ पे मनवा लिया कि मरियम जो है वो जलसा करेंगी, वहाँ पर जलसे करेंगी। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे नून लीग में मुकम्मल कंट्रोल है मरियम नवाज़ का। मरियम नवाज़ सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हैं। कल स्वात में जलसा हुआ, शहबाज शरीफ गए, उन्होंने मरियम को वहाँ पर नहीं आने दिया।
तो मरियम ने सोशल मीडिया पे एक बड़ी इफेक्टिव कैंपेन चलाई जिसमें ये तासुर दिया गया कि मरियम के बगैर जलसे फीके हैं, मरियम जलसों की ज़रूरत है। दुनिया जितनी मर्जी हो जाए, अगर मरियम नहीं है तो फिर जलसा कोई नहीं सुनेगा, जलसे में कोई स्पाइस ही नहीं है। अब ये उन्होंने तासुर बिल्ड कर दिया है कि मरियम के बगैर जलसे की कोई हैसियत नहीं है। अब जिस तरह अगर मरियम आज़ाद कश्मीर जाती हैं तो मेरा ख्याल है अगर शहबाज शरीफ नहीं जाते तो फिर प्लेट में रख के आज़ाद कश्मीर की कैंपेन उनको कभी भी शहबाज शरीफ नहीं देगा। 3-4 उनके जलसे करवाएंगे, उसके बाद वो अपना कंट्रोल संभालेंगे। 3-4 जलसों में वो देख लेंगे कि मरियम कितनी का इफेक्टिव है, किस तरह के जलसे किए हैं, उसके बाद बाकी सारे जलसे शहबाज शरीफ करेंगे। एक चीज़ क्लियर है कि नवाज शरीफ का शदीद प्रेशर था जिसकी वजह से मरियम जो है वो आज़ाद कश्मीर में जलसे करने जा रही हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे उन्होंने भरपूर कैंपेन चलवाई हुई है कि मरियम के बगैर जलसा कामयाब नहीं हो सकता, और इसी बुनियाद पर अब वो कोशिश करेंगी कि अपने चचा को इसमें मात दें और ये साबित करें कि मरियम की पॉपुलैरिटी है, लोग उसको सुनने आते हैं और मरियम लोगों की पसंदीदा लीडर है। अगर शहबाज शरीफ उसको फ्री हैंड आज़ाद कश्मीर में दे देते तो वो तो अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो गई। शहबाज शरीफ तो फारिग हो गया, नून लीग का सदर है और वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ भरपूर तरीके से उसका मुकाबला करेगा, कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए और ये एक मुकाबला होगा कि किसके जलसे में कितने लोग थे और किसकी तकरीर भरपूर थी और किसकी तकरीर फजूल थी। तो ये जीत या हार का क्रेडिट किसकी तरफ जाएगा? अगर दोनों ही मैदान में होंगे तो फिर क्या होगा? जिसका सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, जो ये जिस तरह से आज मरियम ने जो कैंपेन चलवा दी शहबाज शरीफ, पहले भी आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि बयानिया सिर्फ मेरा होगा, तो जब उन्होंने कहा था कि जी मैं नवाज शरीफ को मना लूँगा अपने बयानिए पर, तो मरियम ने अगले दिन ये सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलवाई थी कि बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा। तो जहाँ तक बात है सोशल मीडिया पे मरियम का पूरा कंट्रोल है, उनके ट्रोलर्स हैं, वो ये साबित करते रहते हैं कि मरियम पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन लीडर हैं। तो बड़ा भरपूर मुकाबला होगा उसामा साहब, देखिएगा कि शहबाज शरीफ भी पूरा जोर लगाएंगे और मरियम भी पूरा जोर लगाएगी। ये शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई है, शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई है और मरियम इसमें किसी सूरत में पीछे हटने को या हारने को तैयार नहीं। लेकिन नवाज शरीफ का तो फैसला बड़ा वाजे है एक तरह से असद साहब, वो तो मरियम नवाज की तरफ है ना, कि आगे जो है मरियम नवाज हैं, फिर वो जुनैद सफदर हैं या राहिल मुनीर हैं, तो आगे तो उस तरफ जाएगा। अभी जुनैद सफदर राहिल मुनीर में आगे जाकर मुकाबला होगा, यानी बेटे और दामाद में। फिलहाल तो मरियम साहबा की तरफ है, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो नवाज शरीफ इसका तो फैसला इसका फैसला हो जाए तो वो फिर शहबाज शरीफ साहब कैसे एंटर हो सकते हैं? अभी मजबूरी क्या नवाज शरीफ साहब कि वो बिल्कुल कट नहीं कर रहे शहबाज शरीफ को, खबरदार तुम गए। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कौमी असम्बली में हैं, वो लीडर अपोजिशन लीडर हैं। शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज पंजाब के अंदर बैठे हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं। उनके साथ मुस्लिम लीग के वो लोग जो अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स बचाना चाहते हैं, जो अपनी सर्वाइवल चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में, आइंदा आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन रहें, वो कहीं ना कहीं इक़्तिदार में पहुँचें, वो जो ख्वाब देख रहे हैं वो अक्सरियत इनके साथ है। उन लोगों को अब इस चीज़ का अदराक हो गया है कि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाहल हैं, मरियम साहबा नाहल हैं, वो कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और जो इनका बयानिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, मुल्की सालमियत के खिलाफ, उसको अवाम पसंद नहीं करते। सर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम दोहराते हुए लेकिन नवाज शरीफ का फैसला अटल, नवाज शरीफ का फैसला जो वो कह देंगे। एक वक्त था अल्ताफ हुसैन का फैसला अटल होता था, लेकिन आपने वक्त देखा कि जब अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के खिलाफ एक हद तक वो जाता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ उसने तमाम हदूद अबूर की, फिर पाकिस्तानियों ने, वही माजरों ने, सारे लोगों ने, उनके सपोर्टर्स ने, जो उसके लिए अपने सीनियर लीडर को थप्पड़ मारते थे जलसों में, उसके टेलीफोन कॉल के ऊपर चैनल को उसने कंट्रोल किया हुआ था, आवाम को। नवाज शरीफ से लाताल्लुक ही नहीं। तो अब नवाज शरीफ साहब भी वो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 में कई अरसे से कह रहे हैं वो बनने जा रहे हैं। अगर यही इसी डगर पे रहे नवाज शरीफ साहब, बेशक नवाज शरीफ का वोट बैंक था, नवाज शरीफ का वोट बैंक था मेड इन पाकिस्तान। नवाज शरीफ जो अपने आप को कहता था, नवाज शरीफ ये चूरन बेचता था, नवाज शरीफ ये कहता था कि मैं हारियों का, मैं किसानों का, मैं पाकिस्तानियों का जनाब मैं
दुख दर्द का साथी हूँ। अच्छा, पहले नवाज शरीफ साहब जिला वतनी के दौरान आप सऊदी अरब चले गए, लोगों ने उनका देख लिया, अब दोबारा फिर आवाम के ऊपर मुसीबतें हैं, तो आप क्या आवाम को भी अब समझ आ रही कि आप सिर्फ इक़्तिदार के मजे लुटने आते हैं? अगर आवाम के इतना ही आपको दुख दर्द है तो 2 साल से आप माशाल्लाह वहाँ पे फिर रहे हैं, अट्टे कट्टे हैं, तो आप आए ना जरा आवाम के साथ, गर्मी में धूप में निकलें, आवाम के दस्तो बाजू बने, आके लीड करें प्रोटेस्ट को, अब वो मरियम आवाम को जात महंगाई से निजात दिलाएं, आवाम को खैर साहब बात कर रहे हैं ना सामा साहब, आवाम को बेरोजगारी से निजात ये दिलाएं। नून लीग के अंदर डिबेट चल रही है। वो कह रहे हैं कि ये तो खुद निकल नून जाते लीग के अंदर डिबेट चल रही है। नून लीग में एक बहुत बड़ा ऐसा मेंबर्स का एक ग्रुप है जो यही कह रहा है कि जनाब ये तो चुप करके भाग जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता, ना हमें बताया जाता है, ना कंसल्ट किया जाता है, पहले भी भागे अब दोबारा भागे। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो इस नून लीग के अंदर एहतसाब होना चाहिए, हर एक का एहतसाब होना चाहिए, उस बंदे का भी एहतसाब होना चाहिए जो झूठ बोल के भाग जाए और बाकी सबको फंसवा जाए यहाँ पर। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट है। इनके असासे बाहर, बच्चे इनके बाहर है। अब जो यहाँ पे लीडरशिप है उनके तो असासे भी यहाँ पे है, उनका जीना मरना यहाँ पे है, उनके दुख सुख सारे इधर हैं, लेकिन वो कहते हैं ये भाग जाते हैं मुश्किल वक्त में। मुझे ये बताएं कि शाहिद खान अब्बासी नवाज शरीफ के आगे तो बोल नहीं सकते, कहते हैं अटल हतमी बस जो कह दे वो हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में वो सबके सामने कहते हैं जी ये पाँव पकड़ने वाली बात जो है शहबाज शरीफ को नहीं करनी चाहिए थी, यानी सदर जो है पार्टी का उसके खिलाफ वो बिल्कुल मीडिया में बात कर सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। उनका फैसला अभी तक ये सार है ना, कंट्रोल है नवाज शरीफ का, और ये कंट्रोल एक हद तक रहता है। शहबाज और नवाज के अंदर यही मसला है कि नवाज शरीफ साहब किस वक्त है, अगर दोनों पहली मर्तबा हुआ है होगी के खिलाफ फैसला महफूज किया है, नवाज शरीफ ने शहबाज के खिलाफ फैसला दे नहीं सके। ब्रेक लेते हैं सर, नहीं है। एक और केस आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रॉपर्टी का सामने आ गया है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ले जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान, उनके खिलाफ एक और केस सामने आ गया है, ये भी प्रॉपर्टी का केस है। एक जरदारी सफारी शायद पाकिस्तान की तारीख में इतने कम केसेस किसी शख्स पर नहीं, इतने ज़्यादा केसेस कम ही किसी शख्स पर बने होंगे कि जितने जरदारी साहब पर बने हैं। उन्होंने ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए भी दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और सद खरल साहब एक के बाद एक केस सामने आता है। अभी हमने देखा सबसे बड़ा जो केस पाकिस्तान की तारीख का था वो मनी लॉन्ड्रिंग या जाली अकाउंट केस जो सामने आया था, जिसमें अरब रुपए का, और उसमें जरदारी साहब के अकाउंट्स में पैसे जाते रहे या उनके घर पर खर्च होते रहे, वो मानते भी हैं कि हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उनसे पूछें उस चावड़ी वाले से, रिक्शे वाले से, रेडी वाले से जिसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं अरबों रुपया, तो सारी गलती उनकी है। वही हमजा शहबाज का भी हमने जवाब देखा कि जी 25 अरब रुपया मेरे अकाउंट्स में किधर से आ रहा है, मुझे क्या पता है, मुझे तो नहीं पता इस बारे में 25 अरब रुपया आ रहा है। तो पहले बड़े केसेस थे, उनमें अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा, नैब ने भी कहा जी 33 अरब रुपया रिकवर हो चुका है, प्ली बार्गेन हो चुकी है इन्हीं जाली अकाउंट्स केस में, जो जरदारी साहब से, दीगर लोग भी उसमें हैं, ओमनी ग्रुप भी है, वो यूनुस कदवाई और बड़े लोगों के नाम, सिंध बैंक, सब कुछ इन्वॉल्व। तो ये अब नया केस ये खुल जाना, इसमें ज़राए पूछे जा रहे हैं जी न्यूयॉर्क में आपके अपार्टमेंट्स ये किस तरह से आए, ये उसी तरह आमदन से ज़्यादा 700 वाले मामलात हैं, ये कब तक चलते रहेंगे? केस नहीं खुला, बेसिकली केस तो नैब में पहले ही अंडर इंक्वायर है कि न्यूयॉर्क में मेन अटल जो है वहाँ पे एक अपार्टमेंट है। नैब ये उनसे सिर्फ सिंपल सवाल पूछ रहा है, 15 जून को जो नोटिस उनको दिया और 21 जून को उनको 6 दिन का वक्त दिया, जवाब क्या मांगा गया है? जनाब ये जो अपार्टमेंट आपने ख़रीदा है ये आपने जाहिर नहीं किया, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये आपने जो ख़रीदा इसके लिए जो आपने रकम कैसे भेजी, वो ज़राए आमदन क्या थे, सोर्स ऑफ इनकम इसका और मनी ट्रेल ज़रा बता दें। आप उस पर बजाय इसको जवाब देते नैब को, वो सुरखरू अगर होते, उनके हाथ साफ़ होते तो वो 6 दिन काफ़ी थे, उनके पास बड़ी बड़ी माशाल्लाह बड़े बड़े नामवर वकला की टीमें मौजूद हैं। तो वो कह रहे थे जनाब ये 2 + 2 4 हैं, ये मेरे पास पैसे थे, ये मेरे ज़राए आमदन है, इस तरीके से मैंने पैसे भेजे और ये मैंने इस तरह प्रॉपर्टी की। वैसे तो वो बेच चुके होंगे ये प्रॉपर्टी भी, अगर बाद में किस्सा यही निकलेगा। इस तरह आप देखें ना जो उसका सिरे माल का मामला था, स्विस हुकाम को खाते लिखने का रोकते रहे, जब टाइम बार्ड हो गया उसके बाद उन्होंने वो रकम जब इधर से लेटर नहीं लिखा उसके बाद रकम आप शिफ्ट भी करा ली और उस बाद उसके ऑन भी कर लिया। जब उन्होंने देखा नैब का केस बंद हो गया और सुप्रीम कोर्ट की सारी डेडलाइन वगैरह, तो उसके बाद हाँ वो मेरा था, उसके बाद उन्होंने ऑनरशिप उसकी ले ली। अब मामला ये है कि ये भी इस तरह की कहानी निकलेगी कि ये डिस्पोजल वो कर चुके होंगे। जब नैब ने इससे पहले नोटिस भेजा था ना, उसके बाद ही उन्होंने कर दिया होगा और वो पाँव पे पानी नहीं आने देगी। अब ये है कि अब हाई कोर्ट इस्लामाबाद चले गए, किसके लिए?
जवाब देने के लिए नैब को तैयार नहीं। चेयरमैन नैब, डीजी नैब पिंडी और आईओ को कहा है जनाब इनको बेल दी जाए, वो बीमार है। पुरानी ज़ियाउद्दीन अस्पताल, वही डॉक्टर वो आसिम वाला अस्पताल जो है पुरानी, उसकी रिपोर्ट साथ मुंसलिक कर दी और कहा जी मैं और बहुत सारे केसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे टाइम दिया जाए और मुझे जमानत भी दी जाए ताकि आराम से मैं जो भी। अभी तबीयत उनकी बड़ी लेकिन खराब सर सामा साहब, खुर्रम शेर जमान जो हैं उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए हैं जी, वो सारे वहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें बड़ा क्लियरली ये साबित किया गया कि 524 ईस्ट 72nd स्ट्रीट न्यूयॉर्क जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो आसिफ अली जरदारी के ज़ेर इस्तेमाल है, मगर उन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है। खैर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अगर उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी, मैं कह रहा हूँ चले डिस्पोज ऑफ कर दी, जब ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये प्रॉपर्टी आसिफ अली जरदारी के नाम रही है इस अरसे से लेके इस अरसे तक, तब भी ये सवाल तो ये पैदा होता है कि उन्होंने क्या वो प्रॉपर्टी अपने गोशवारों में शो की, और अगर उन्होंने शो नहीं की तो क्यों नहीं की। उसकी जो प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, वो पैसे अमेरिका कैसे पहुँचे, ये सवालात तो ख़त्म नहीं होते। वो जवाब होता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने के बजाय वो नैब में चले जाते और जवाब दे के अपनी जान छुड़ाते और साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। देखिए ये इलेक्शन कमीशन में भी गया था मामला, वहाँ पर इन्होंने कोशिश की कि उसको लटकाया जाए, जिसके बाद उन्होंने कहा जी इसको हम इलेक्शन कमीशन में नहीं बल्कि इसको नैब में लेके जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में एक लंबा प्रोसीजर है, तो वहाँ पर ये मसला इस तरह से हल होता नहीं नजर आना। अदरवाइज मैंने इसकी कुछ चीज़ें देखी हैं, इसमें उनके पास बड़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उन्होंने साथ लगाए हैं, जिसमें वाज़े तौर पर ये इस्टेब्लिश होता है कि ये प्रॉपर्टी जो है आसिफ अली जरदारी की है। इवन अगर उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर भी दी है, इवन तब भी उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इसको जब खरीदा गया था तो गोशवारों में शो क्यों नहीं किया गया, नंबर एक चीज़। और नंबर दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए पैसे कहाँ से है, बाबर साहब कौन सा जरिया था। एक ही बुनियादी आर्गूमेंट है, आप जब भी बात कर लेंगे वो कहेंगे जी 10 साल से ज़्यादा कैद काटी आसिफ जरदारी ने, हमेशा केसेस बने, ये कोई नया केस नहीं है, केसेस बनते रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा केसेस हैं जरदारी साहब के खिलाफ, जिसमें मैंने जिक्र किया कि किसी और के खिलाफ नहीं होंगे। आज तक साबित कुछ नहीं हुआ, आज तक किसी केस में कहते हैं जी कोई साबित नहीं हो सका, कोई सज़ा उस तरह नहीं, मतलब कन्विक्शन उस तरह से नहीं हो सकी, जेल वो काटते रहे, कोई केस वो कहते हैं नहीं कभी नहीं साबित हुआ। पार्क लेन, ये जाली अकाउंट, ये वो, उसमें रिकवरी हो रही है, लेकिन वो जो फ्रंट मैन है वो दे रहे हैं, दीगर लोग दे रहे हैं, उसमें ओमनी ग्रुप है उस तरह से आ जाएगा, दीगर आ जाएगा। वो कहते हैं जरदारी साहब के खिलाफ कभी आप कुछ साबित नहीं कर सकते। सब देखें केसेस बनाते हैं, उस वजह से आज केस कमजोर होता है, पिछले केस नहीं प्रूव होता, लगता है कि ये तो नया केस है, अल्लाह जी ये तो बनते हैं। इस तरह से केसेस को साबित किया जाए, एक तरफ आप एनआरओ कर देते हैं, सारी जो केसेस हैं वो राइट ऑफ करवा लेते हैं, फिर स्विस कोर्ट का केस बड़ा क्लियर वाज़े केस था, विद एविडेंसेस था, हर चीज़ क्लियर थी, स्विस कोर्ट में वो केस चल रहा था तो उसका ट्रायल चलने दिया जाता। सवाल तो ये है कि अगर इन्होंने करप्शन नहीं की, अगर कोई 2 नंबरी नहीं की, तो यूसुफ गिलानी जो थे वो खत लिख देते कि और कहते कि जनाब एक जगह नहीं 10 जगह से उसकी इंक्वायरी की जाए, एक जगह नहीं 10 जगह उसका केस जो है वो चलवाया जाए। अब स्विट्ज़रलैंड में जो जज था वो तो कोई किसी के ज़ेर असर नहीं था, वो तो एक इंडिपेंडेंट जज था, तो आपने क्यों नहीं, उसने जब मांगा कि ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट लिख के दे ताकि इस केस का ट्रायल स्टार्ट किया जा सके, तो आप लिख के दे देते। गिलानी ने अपनी गवर्नमेंट गवा ली, लेकिन उन्होंने ये लिख के नहीं दिया, क्योंकि सरे महल को ये डिनाई करते हैं और उसके बाद फिर माना कि सरे महल है। कैसे होगी जब आपकी हुकूमत होगी और आपने बरतानवी हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन को भी देखा कि जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे वो गायब किस तरह किए, उन्होंने कहाँ गए। फिर उसके बाद इनकी जब गवर्नमेंट थी, दूसरा जो वाक़या, बल्कि इनके जो हवारी दरबारी बैठे हुए थे नैब के अंदर उस वक़्त, तो इनके खिलाफ जब केस चला तो उस केस का असल रिकॉर्ड जो है वो अदालत को पेश नहीं किया गया। जब इनकी बरीयत होगी, इस बेस पे बरीयत में लिखा गया कि नैब और प्रोसिक्यूशन असल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने में नाकाम होने की वजह से हम जरदारी साहब को बाइज्जत बरी कर रहे हैं। जो वो बरी हो गए, रौला डला, मीडिया में खबर आई, ये जब कोर्ट की केस रिपोर्ट हुआ तो नैब ने अगले दिन जाकर रिकॉर्ड रख दिया अदालत में, ओरिजिनल रिकॉर्ड। ये टेक्निकल जस्टिस इनको तरीका वार जाता है। अब देखें ना, आम बंदा होगा तो नैब उसको पकड़ लेगा। आप वही है ना, यान अली केस छोड़े, आप आम अगर बंदा होता तो उसको नैब पकड़ लेता, उसके प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करता, वो अंदर उसका फिजिकल रिमांड 90 दिन का मिलता। अब जरदारी साहब को नैब ने बुलाया है, वो नैब को जाने के बजाय उसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। फरूक नाइक साहब उनके बड़े एक वकील हैं और उन्होंने कहा जी हमें टाइम दिया जाए।
तो हाई कोर्ट भी यकीनन यही करेगा, जमानत तो में भी उनको मिल जाए, लेकिन हाई कोर्ट यही कहेगा ना कि ठीक है आप टाइम जो लें, लेकिन आप नैब को जवाब दें, नैब को जवाब देना पड़ेगा, आप कौम को भी जवाब दें। आप साफ है, इंतकामी कार्रवाई तब है ना जब आप क्लियर हो। सही है, आपके ख्याल से क्लियर डॉक्यूमेंट्स ले आने चाहिए कि जी है नहीं है जो भी है, अदालत, लेकिन उनके पास रास्ता है, उनके पास राइट है, अदालत जाएंगे और फिर मामला उसी तरह चलेगा। मुझे लगता है जिस तरह बाकी केसेस चल रहे हैं कि जरदारी साहब कहते हैं मैं सिस्टम के साथ भागता हूँ, सिस्टम थक जाता है, मैं नहीं थकता। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।